हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर 2 मिला है मैथ्स का वो कराऊंगी। ये पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी अपना ये दो सेक्शंस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। एक लास्ट सेक्शन हमारे पास रह गया है सेक्शन सी। तो आज इसको और कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये वाला प्रैक्टिस पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस पेपर 1 तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो टर्म 2 के लिए आपके पास दो प्रैक्टिस पेपर आए, लेकिन ये सिर्फ दो प्रैक्टिस पेपर सफिशिएंट नहीं है प्रिपरेशन के लिए। आपको और भी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने होंगे ताकि आपका टर्म 2 आप अच्छे से दे सकें। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर एक बुक मैं आपको बताती हूँ ओसवाल गुरुकुल की। इसमें आपके पास सीबीएसई के 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं। खाली सिर्फ मैथ्स के ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, ये ऑल सब्जेक्ट्स की बुक है आपकी टर्म 2 के लिए। स्पेशली इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी सारे ही सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। प्लस जो सीबीएसई ने आपका सैम्पल पेपर इशू किया है वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट का मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसटी। एक बार जल्दी से देख लेते हैं इस बुक का कंटेंट, उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं जो डीओई की तरफ से हमें मिला है। देखो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कंटेंट में, अगर आप इंग्लिश देखो तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। ये वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने इशू किया हुआ है, फुली सॉल्व है आपके पास ही। प्लस आपको 5 पेपर और एक्स्ट्रा दे रखे हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, पर इनके भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं। तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद से ही अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि कहाँ आपकी मिस्टेक्स हैं। सेम ऐसे हिंदी ए आपको मिलेगा और हिंदी बी मिलेगा। पहले सैम्पल पेपर है, फिर कुछ पेपर्स आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। अगर हम अपने सब्जेक्ट मैथ्स की बात करें तो ये सीबीएसई का वो सैम्पल पेपर है जो आपको ये वो सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने इशू किया, और ये सैम्पल पेपर हमने पूरा सॉल्व कर रखा है। इसके तीनों सेक्शंस की वीडियोस जो है वो चैनल पे अपलोड है, प्लस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, साथ साथ मैथ्स के देखो यहाँ पर टोटल 7 प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, जिसमें से 3 प्रैक्टिस पेपर तो हम कर चुके हैं। इनकी वीडियोज़ भी आपको चैनल पर ही मिल जाएगी, विद सॉल्यूशन आपको ये प्रोवाइड है। बाकी के सैम्पल पेपर्स भी हम बहुत जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर साइंस और एसएसटी का दे रखा है। 7 प्रैक्टिस पेपर्स दे रखे हैं और एक सैम्पल पेपर दे रखा है जो सीबीएसई ने इशू किया है। इसी के साथ साथ इस बुक में आपको एक और चीज़ मिलेगी, वो क्या है, जैसे मैं आपको मैथ्स की बता देती हूँ यहाँ पर, उसका ब्लूप्रिंट आपको यहाँ मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अगर कोई वीक चैप्टर होता है तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि ये कितने मार्क्स का चैप्टर होगा, तो वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो बाय लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी इस बुक की। तो कोशिश कीजिएगा जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसे आती है। ठीक है, चलिए आते हैं हम वापसी अपने यहाँ पर सेक्शन पे। तो एक लास्ट सेक्शन रह गया, जल्दी से आज उसे कंप्लीट करके फिर ये डीओई का प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास यहाँ पर है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन में, ठीक है ना। तो 11th क्वेश्चन है, अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 60 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर of height 180 centimeter and radius 60 centimeter. Find the amount of water left in the cylinder in liter. Also find the ratio of volume of cone and cylinder. देखो आपके पास क्या कहना है, एक आपके पास राइट सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस और हाइट आपको दे रखी है। आपने क्या किया, उसको एक सिलेंडर के अंदर छोड़ दिया। अब वो जो सिलेंडर है ना वो पूरा पानी से भरा हुआ है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये जैसे अगर मैं इसकी मान लो कि मैंने ऐसा कुछ इसकी एक फिगर बना दी जिसका मेरे पास ये सिलेंडर था, इसके अंदर मैंने एक स्फीयर राइट सर्कुलर कोन छोड़ दिया है। तो ये पूरा कोन मैंने ऐसे इसके अंदर छोड़ दिया है। क्लियर है, यहाँ पर आपको सिलेंडर की डायमेंशंस भी दे रखी है और राइट सर्कुलर कोन की डायमेंशंस भी दे रखी है। आपको ये बताना है जैसे ही आप वो कोन उस सिलेंडर के अंदर छोड़ोगे तो ऑब्वियस ही बात है जब वो पानी से भरा हुआ था तो कुछ पानी बाहर निकल गया होगा, तो थोड़ा ही पानी सिलेंडर के अंदर बचा होगा। तो वही चीज़ आपको बतानी है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो पानी कितना बचा सिलेंडर में वो बताओ, लेकिन वो लीटर में बताना है। आपको जो यूनिट्स दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, तो बाद में लीटर में चेंज कर लेंगे हम उसको। ठीक है ना। तो देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आए यहाँ पर, तो सबसे पहले बात तो हम यहाँ पर कोन की मैं डायमेंशंस लिख लेती हूँ जो मुझे गिवन है। तो आर मुझे गिवन है 30 सेंटीमीटर और एच मुझे गिवन है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ तो सिलेंडर की डायमेंशंस अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आर मुझे, मैं इसका आर बड़ा ले लेती हूँ, वो मुझे 60 सेंटीमीटर गिवन है, और जो एच मुझे गिवन है वो मुझे गिवन है 180। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एच 180 है और आर 60 है, ये आपको 180 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो कैसे निकालेंगे, देखो जितना उस सिलेंडर की वॉल्यूम पहले थी जब वो पूरा फिल था, अगर मैं उसमें से इस कोन की, सॉरी कोन कह रही हूँ यहाँ पर, राइट सर्कुलर वो है ना आपके पास, तो
हाँ, राइट सर्कुलर कोन ही है, ठीक है ठीक है, कोन की डायमेंशंस दे रखे हैं आपको। तो अगर मैं इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आपके पास पहले था कोन डालने से पहले, उसकी वॉल्यूम में से क्या करूँ, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दूँ तो आ जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि उतना ही पानी बचा होगा, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन होती है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। यहाँ से आप पाई को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि बाकी डायमेंशंस अलग है। आर यहाँ पर आपके पास सिलेंडर का 60 × 60 आ जाएगा, एच 180 आ जाएगा, ये 1/3 ऐसी है, पाई तो बाहर चला गया। अब कोन का जो आर है वो है 30, तो 30 × 30, और जो एच है उसका वो है 60। इसको मैंने इससे कट कर दिया, यहाँ पर 10 आ गया, इस पाई की जगह 22/7 लिख दिया। इन तीनों को जब मैंने यहाँ पर इंटू किया तो मेरा 648,000 आ गया, ठीक है। और जब इन सबको इंटू किया तो यहाँ पर आ गया मेरा 18,000। क्लियर है। अब 22/7 ये ऐसे ही रहने दिया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया मेरा यहाँ पर, इसको इससे मैं कट कर सकती हूँ, 90,000 आ जाएगा। अब जब मैं इन दोनों को इंटू करूँगी तो 198,000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, लेकिन मुझे लीटर में निकालना है, तो पहले मैं इसको क्या करती हूँ, मीटर में चेंज कर लेती हूँ, फिर लीटर में मेरा ईजिली चेंज हो जाएगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 1.98 मीटर क्यूब। अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में आपके पास 1000 लीटर होते हैं, तो फिर 1.98 मीटर क्यूब में कितने होंगे, तो 1.98 इंटू में 1000, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब आप इसको इंटू करेंगे तो 1980 लीटर। एक पार्ट तो आपका निकल गया, लेकिन इसके साथ साथ आपको रेशो भी निकालनी थी दोनों की वॉल्यूम्स की, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं रेशो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों की रेशोज निकालनी थी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये था आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। याद रखना आर छोटा और बड़ा किसका लिया उसके अकॉर्डिंग ही लिखना। तो पाई से पाई मैंने यहाँ कट कर दिया, तो 1/3 इसकी जगह पर आर की जगह 30 × 30 × 60 आ गया, और यहाँ पर नीचे वाले आर की जगह 60 × 60 × 180 आ गया, ठीक है। इस 60 से मैंने इस 60 को कट कर दिया। क्लियर है। अब और भी चीज़ें जो जिससे कट हो रही है आप उससे कट कर दो। इस 30 से इसको कट कर दिया तो ये 6 पे हो गया, इस 6 से इसको कट कर दो 30 को तो ये 5 पे हो जाएगा, ठीक है। इस 5 से इस 60 को कट कर दो 12 पे हो जाएगा। फाइनली बचा क्या, 1/3/12 बचा। इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, 1/3 इंटू 1/12, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/36। तो आपकी रेशो कितनी निकल गई यहाँ पर, वो आपकी यहाँ निकल गई 1:36। ये आपका आंसर। क्लियर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 91 एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 150, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी। देखो आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन दिया है, आपको यहाँ मीन दे रखा है, साथ साथ इन पूरे फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है 150। आपको इस ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम मीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ईजिली निकल जाएगी। तो पहले हम इस टेबल को इधर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर अपनी CI लिख ली। क्लास इंटरवल मुझे 0 से 30 से शुरू कर रखी थी, 30 का गैप था। देन 60 to 90 था मेरे पास, 90 to 120 था, 120 to 150 था, एंड 150 to 180 था, ठीक है। उसके बाद FI मुझे क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पर, वो था 12, 21, A, 52, B और 11। तो XI मैं यहाँ पर निकाल सकती हूँ। तो 15 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 45, देन 75 आ जाएगा, देन 105 आ जाएगा, देन 135 आ जाएगा, देन 165 आ जाएगा। आपको पता है ना, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है, तो आपकी XI आ जाती है। FI XI की अगर हम बात करें तो इंटू करना होगा सिर्फ इनको, तो 12 × 15 180 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 945 हो जाएगा। अब देखो 75 को A से करोगे 75 A आ जाएगा, यहाँ पर 5460 आ जाएगा, यहाँ 135 B आ जाएगा, यहाँ 1815 आ जाएगा। इसका अगर मैं टोटल करूँ तो 2 डिजिट मेरी टोटल नहीं होंगी, एक 75 A नहीं होगा और एक 135 B नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ वेरिएबल लगा हुआ है। और यहाँ पर आ जाएगा 96 + A + B, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, आपको पता है आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल 150 दे रखा था, इसका मतलब 96 + A + B इज इक्वल्स टू में 150 होगा। यहाँ से मैं अपने A + B की वैल्यू निकाल सकती हूँ, 150 - 96, तो A + B मेरा कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा।
ये एक इक्वेशन बना के छोड़ दी है मैंने, ठीक है, आगे काम आएगी तब उसको हम यूज़ कर लेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, ठीक है ना। अब मीन आपको क्वेश्चन में गिवन था कितना था 91, तो यहाँ मैंने लिख दिया 91। समेशन एफ आई एक्स आई आपने अभी निकाला है 8400 प्लस में 75A प्लस 135B, ठीक है। और समेशन एफ आई आप अब ये वाला टोटल मत लिखिएगा क्योंकि इसका टोटल तो आपको गिवन है ना 150, तो वही लिखिएगा 150, क्लियर है। अब क्या करो, इस 150 को इधर ले जाओ तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8400 प्लस का 75A प्लस का 135B, ठीक है ना। अब जब आप इसको इंटू करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 13650, और इस 8400 को मैं इधर ले आई तो ये माइनस का आ गया, और यहाँ पर 75A प्लस 135B ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5250 माइनस करके। आप देखो ये तीनों ही जो टर्म्स है ना ये 5 की टेबल में आती है, तो मैं दोनों साइड लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी 5 से डिवाइड कर रही हूँ, तो इसको डिवाइड करूँगी तो 105 आएगा। मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब 75 को 5 से करूँगी तो 15 आ जाएगा, देन यहाँ पर 27 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये तीनों ही टर्म अब 3 की टेबल से जा रही हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 350 आ जाएगा। इसके नीचे मैं यहाँ 3 लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर 5A आ जाएगा और यहाँ पर 9B आ जाएगा, बस ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। एक इक्वेशन आप ऊपर बना के आए थे A प्लस बी इज इक्वल टू 54, दोनों इक्वेशंस को चलो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एक थी आपके पास 5A प्लस का 9B इज इक्वल्स टू 350, आपने यही ली है। एक है आपके पास A प्लस बी इज इक्वल्स टू 54। अब कॉफिशिएंट सेम करने के लिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन 5 से इंटू कर दिया, तो ये वाली इक्वेशन तो ऐसी ही रह जाएगी मेरी 5A प्लस का 9B इज इक्वल्स टू 350, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 5A प्लस का 5B, ठीक है, इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 270, साइन को चेंज कर दो तो ये तो कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4B और यहाँ बचेगा 80 माइनस करोगे तो यहाँ से मेरा B की वैल्यू निकल के आ गई, वो आ जाएगी 80 अपॉन में 4, कट करोगे तो कितना 20। चलो B की वैल्यू तो निकल गई, आपको क्या एक ही और चाहिए, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो आप, तो इसको क्या करो लिख दो यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, A प्लस बी इज इक्वल्स टू में 54 है, ठीक है ना। तो A की वैल्यू तो निकालनी है, B तो आपको पता ही है ये 54 ऐसे ही, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 माइनस का 20, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 34। दो वैल्यूज निकालनी थी, दोनों ही यहाँ पर निकल गई, क्लियर। चलिए इसके साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन है, होगा सेम ही चैप्टर का, बट इस बार आपको देखो यहाँ पर मीडियन और मोड दे दिया है, ऊपर मीन दे दिया था, ठीक है। रीड कर लेते हैं पहले। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 100 फैमिलीज ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी आर गिवन इन अ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर। तो ऊपर मीन निकाला, अब या तो आपको मीन आता है तो ठीक है, नहीं तो आप मीडियन और मोड निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो पहले हम ये टेबल भी यहाँ पर बना लेते हैं। तो CI मुझको यहाँ पर दे रखा है, वो है 0 से 250 है आपके पास, 250 से आपके पास कितना है 500 है, देन 500 से आपके पास 750 है, 750 से आपके पास 1000 है, 1000 से आपके पास 1250 और 1250 से आपके पास कितना है 1500 है, ठीक है। F आपको दे रखा है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 11 थी, देन 28 है, देन 9 है, देन 30 है, देन 8 है और देन 14 है। अगर आप इसका टोटल देखें तो 100 आ जाएगा। अब मीडियन निकालना है तो उसके लिए तो आपको CF चाहिए होती है, तो CF भी निकाल ही लेते हैं, फिर साथ साथ मोड में तो नहीं चाहिए, मीडियन में तो चाहिए। तो पहला तो 11 ही रहेगा, देन प्लस करते रहेंगे, 11 में 28 प्लस क्या 39, 39 में 9 प्लस क्या 48, 48 में 30 प्लस क्या 78, 78 में 8 प्लस क्या 86, 86 में 14 प्लस क्या 100, ठीक है ना। अब अगर हम अपने मीडियन की बात करें तो n/2 निकालेंगे तो हो जाएगा 100 अपॉन 2, इसका मतलब 50 हो जाएगा। तो मीडियन क्लास अगर हम यहाँ पर देखें अपनी, तो मीडियन क्लास आ जाएगी आपके पास ये वाली, ये आएगी ना। तो इसमें आपके पास 750 से 1000 वाली आ गई, क्योंकि 50 जो आप CF में ढूंढोगे तो यहीं पर लाई कर रहा है वो, तो L आपके पास 750 आ जाएगा, H आपके पास कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, F जो है वो तो वही मीडियन क्लास वाला होता है, और CF जो है वो ऊपर वाला लेते हैं तो 48 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बस अब मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं जल्दी से। तो
मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच होता है। तो एल आपको पता है 750 है, एन अपॉन टू मतलब 100 अपॉन में 2, सी एफ आपके पास 48 है, एफ आपके पास 30 है और एच आपके पास कितना है यहाँ पर 250 है। क्लियर है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 750 प्लस, देखो 100 अपॉन 250, 50 में से 48 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 अपॉन 30 इंटू में 250 आ गया। तो 750 प्लस इन दोनों का अगर मैं इंटू करती हूँ तो 500 अपॉन में 30 आ जाएगा। ठीक है, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में बेस सेम करूँगी, तो 750 अपॉन में 1 प्लस 50 अपॉन में 3 बचा, तो एलसीएम लिया तो 3 आया। यहाँ पर 750 इंटू 3 प्लस का 50 बचा है। क्लियर है। इसको इंटू करेंगे तो हम 2250 प्लस का 50 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा मेरा यहाँ पर 2300 अपॉन में 3। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो 766.67, ये आपका अप्रॉक्स में आया है आंसर। क्लियर। तो मीडियन तो निकल गया, चलो मोड निकालते हैं। तो मॉडल क्लास अगर हम देखें तो भी हमारी यही है 750 से 1000 वाली, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 30 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मोड निकालते हैं। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं मॉडल क्लास, तो वो मेरे पास है 750 से 1000 वाली ही है। तो इसमें एल तो देखो सेम ही रहेगा 750, एच भी सेम ही रहेगा आपके पास 250, F1 भी सेम ही रहेगा 30, F2 और F0 बदल जाएगा। ठीक है, F0 और F2 और देख लेते हैं। F0 उसके ऊपर वाला है तो 30 के ऊपर वाला 9, 30 के नीचे वाला 8 है। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा आपके पास, ये 8 हो जाएगा। चलो, मोड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और इंटू में H होता है। L आपके पास 750 है प्लस F1 आपके पास 30 है, F0 9 है, 2 इंटू में F1 मतलब 2 इंटू में 30, F0 9 है, F2 8 है, H आपके पास 250 है। क्लियर है यहाँ तक। ये 750 ऐसी है प्लस 30 में से 9 जाएगा 21। देखो 2 इंटू में 30 60, 60 में से 9 को माइनस करना पहले, फिर 8 को माइनस करना, तो 43 बचेगा, इंटू का 250 ऐसी है। क्लियर। अब मैं इन दोनों को इंटू कर रही हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 750 प्लस 5250 अपॉन में 43। अब ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं पहले, तो 122.09 आएगा। क्लियर। तो अब प्लस कर दो तो मोड आ गया आपका, ये था मोड। क्लियर है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, एट द टाइम आवर मदर लेफ्ट दिस अर्थ शी गिव ₹90,000 टू हर चिल्ड्रन ऑफ बर्थ, दिस वॉज कैप्ट एंड ईच ईयर एडेड ₹30,000 मोर एज अ लास्टिंग मेमोरियल फ्रॉम द चिल्ड्रन शी बोर्न when ₹4,20,000 is justly attained, all goes to charity that her memory be maintained। फर्स्ट देखो यहाँ पर एक केस स्टडी दे रखी है आपको। क्या दे रखी है कि एक कोई बच्चा है, बच्चों की माँ जब गई थी ना तो वो 90,000 रुपये उस टाइम पे उन्हें दे के गई, जमा करा के गई। अब हर साल उन्होंने 30,000 रुपये और उसके अंदर डालते रहे और जोड़ते रहे। ठीक है, और माँ की यादों को क्या करते रहे, संजोते रहे। जब उसमें 4,20,000 रुपये हो गए तो उन्होंने क्या किया, वो पैसे दान में दे दिए। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर 4,20,000 वाज अटेन। तो बताओ कितने सालों में 4,20,000 होंगे, क्योंकि जो इनकी मदर जब गई थी तो वो 90,000 छोड़ के गई थी और हर साल वो 30,000 डाल रहे हैं। तो आपको एन बताना है, एक तरीके से एपी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, अगर हम अपनी एपी ही बनाने पहले तो हम आसानी से बता पाएंगे। देखो स्टार्टिंग में आपके पास थे 90,000 रुपये, अब उसमें हर साल आप क्या करो, 30,000 रुपये और डालो, तो नेक्स्ट ईयर में 1,20,000 हो जाएंगे, उसके बाद 1,50,000 हो जाएंगे, ऐसे ही चलते चलते कितने हो जाएंगे, 4,20,000। उसके बाद आपने चैरिटी में दिए। तो ए आपके पास 90,000 है, डी आपके पास यहाँ पर 30,000 है। ठीक है ना, ए एन आपके पास 4,20,000 है। फाइनली आपको फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। तो ए एन का अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊँ ए प्लस एन माइनस 1 डी का, तो ए एन मेरे पास 4,20,000 है, ए मेरे पास 90,000 है, एन नहीं पता, ये तो फाइंड ही करना है कितने सालों में हो, और डी मेरे पास 30,000 है। ठीक है, तो 4,20,000 माइनस का 90,000 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 30,000 कर देते हैं, इज इक्वल्स टू में एन माइनस का 1। क्लियर है ना। अब 4,20,000 में से जब 90 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 3,30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 ऐसी है, ये एन
वहाँ छोड़ दो और माइनस का 1 था, इधर आके प्लस का हो गया। इसको इससे कट किया मैंने, 11 आ जाएगा। 11 + 1 = n। n कितना आ गया? 12। इसका मतलब 12 सालों में वो पैसे 4,20,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट वाज द बैलेंस एट द एंड ऑफ 7th ईयर। मतलब 7th ईयर में क्या बैलेंस होगा वो आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका मतलब आपसे वो A7 पूछ रहा है, 7th टर्म पूछ रहे हैं ना कि क्या बैलेंस होगा। तो A प्लस का 60, तो A आपके पास 90,000 है, +6 D आपके पास कितना है? 30,000 है। तो 90,000 प्लस करोगे इसमें 1,80,000, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2,70,000। तो 7th ईयर में आपके पास इतना बैलेंस था। क्लियर है? चलिए, आसान था। केस स्टडी बहुत आसान दे रखी है आपको चैप्टर नंबर 5 की। एक और है आपके पास चैप्टर नंबर 14 की, वो और देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखा है परिक्रमा इज अ रिवॉल्विंग रूफटॉप रेस्टोरेंट with a menu of Indian and Chinese cuisine situated in the heart of Delhi, Rajiv Chowk. The view from here is breathtaking and let you see the entire city. Parikrama is the India's highest restaurant and Delhi's only revolving restaurant at a height of 240 feet from the ground. From a car in the parking space on the ground, the angle of elevation to the restaurant is found to be 45 degrees, and from a person standing in a straight line to a car, it is found to be 60 degrees. देखो, अब पहले आप जब रीड कर रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे फिगर देख के भी कि एक ऐसी केस स्टडी है। कई बच्चे तो फिगर देख के ही छोड़ देंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है चैप्टर नंबर 9 के आपके पास ये केस स्टडी है। तो अगर आपको केस स्टडी क्लियर भी नहीं है तो इतना आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जो 240 मीटर ग्राउंड से ऊपर है। ठीक है। अब कार से उसका, अगर हम पार्किंग में देखें, कार है, वहाँ से हम उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं ऊपर की साइड पे, तो 45 डिग्री का बन रहा है। साथ साथ अगर एक पर्सन वहीं पर उसी कार वाली लाइन में खड़ा हुआ है तो उसका 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। आपसे क्या कह रहा है? एट वट डिस्टेंस द पर्सन इज स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द रेस्टोरेंट। तो बताओ कितनी दूरी पे है वो पर्सन इस रेस्टोरेंट के फुट से। तो अगर मैं इसकी फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ क्वेश्चन नंबर 14 की, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखो, यहाँ पर मैंने ये लिया अपना A और B, ये मेरा रेस्टोरेंट है वो 240 फीट वाला ग्राउंड से। ठीक है। यहाँ वो पर्सन खड़ा है, यहाँ वो कार है। ठीक है, मैं यहाँ साथ साथ लिख देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। C ये ले लिया, D ये ले लिया। तो एक से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना था 45 डिग्री और एक से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना था 60 डिग्री। तो कार से 45 डिग्री था, जो पर्सन से था वो था 60 डिग्री। आपसे पहले पार्ट में तो यही पूछ रहा है कि जो रेस्टोरेंट का फुट है, मतलब जो ये B है और जो पर्सन है उनके बीच की दूरी, तो BC आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। तो देखो, अगर आप सीधा सीधा यहाँ पर tan थीटा लगाते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन में BC हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा आपको 60 दे रखा है, AB आपको 240 दे रखा है, BC तो आपको फाइंड ही करना है। तो ये होता है आपके पास √3, यहाँ आ जाएगा 240 अपॉन में BC। ठीक है। तो अब आपको BC फाइंड करना है, तो BC इज इक्वल्स टू में 240 अपॉन में √3। क्वेश्चन में लिखा था √3 की वैल्यू लेनी है, तो जब लिख के देगा तो बिल्कुल लेनी है, तो 1.73 ले लिया। तो यहाँ से मेरा BC निकल के आ गया 138.72 फीट। ये अप्रॉक्स में आपका आंसर निकल के आ गया। तो रेस्टोरेंट के फुट से और पर्सन के बीच की दूरी आ गई 138.72 फीट। क्लियर है? एक और क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द पर्सन। अब कार और पर्सन के बीच का मतलब कि अब आपको CD फाइंड करना है। ठीक है ना। तो अगर मैं पूरा BD फाइंड कर लूँ, उसमें से BC हटा दूँ तो CD आ जाएगा। अब BD कैसे फाइंड करूँगी? पूरा बड़े वाला ट्राइंगल लेती हूँ ABD, तो यहाँ लिख देती हूँ ट्राइंगल ABD। इसमें भी मैंने अपना tan थीटा लगा लिया, तो परपेंडिकुलर तो मेरा AB हो जाएगा और जो बेस है वो मेरा पूरा हो जाएगा BD। तो यहाँ मैंने ले लिया BD। तो tan थीटा मतलब tan 45 की मैं यहाँ बात करूँ, AB मतलब 240 हो जाएगा और ये BD ऐसी है। tan 45 तो 1 होता है मेरे पास, 240 अपॉन में BD आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ से मैंने अपना BD निकाल लिया, वो कितना आ जाएगा मेरा 240 फिट आ गया। अब BD दो पार्ट्स में बटा हुआ है, BC प्लस में CD। मुझे तो CD चाहिए। ये मेरे पास 240 है, ये मैंने अब भी फाइंड किया ऊपर 138.72, प्लस का CD ऐसी है, तो यहाँ से CD मैंने निकाल लिया, तो वो आ गया 240 माइनस का 138.72, तो आपके पास आ गया 101.28 फीट। ये लो, ये आपका क्या निकल गया यहाँ से CD। ये भी आपका अप्रॉक्स में ही निकला है क्योंकि आपका जो BC था वो अप्रॉक्स में। क्लियर है? तो ये था आपके पास प्रैक्टिस पेपर जो हमारा पूरा की पूरा कंप्लीट हो गया है। 2 केस स्टडी थे और 2 क्वेश्चंस और थे, वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए।
कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर अब हम और प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे जिससे आपके टर्म 2 की जो रिवीजन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। इसी के साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरी अनअकैडमी पे भी क्लासेस होती हैं, वहाँ पर भी हम प्रैक्टिस पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ आपको फ्री लाइव क्लासेस मिल जाएंगी मेरी, ठीक है। 7 आज भी मेरी क्लास है वहाँ पर 7 PM to 8 PM, तो आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कोड यूज़ कर सकते हैं मैथ्स बाय श्वेता का अनलॉक करने के लिए। और फ्री लाइव क्लासेज है, वहाँ पर हम प्रैक्टिस पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।